बीएससी दोनों के लिए द्वितीय वर्ष की द्वितीय भाषा का पाठ्यक्रम एक ही है, किंतु बीकॉम के लिए थोड़ा अलग है। इसलिए बीकॉम की तासिकाएं शुक्रवार शनिवार अलग से ली जा रही हैं। हम जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की ओर से या पाठ्यक्रम निर्माता समिति की ओर से, जिसको अभ्यास मंडल कहा जाता है, उसकी ओर से जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, उस पाठ्यक्रम को लेकर के बहुत चर्चा हुई। एक बार पुनरावृत्त करते हैं ताकि आपको ये ध्यान में आ जाए कि हमें करना क्या है और किस प्रकार करना है। किसी भी पाठ्यक्रम को जब हम बनाते हैं तो वो किन छात्रों के लिए बनाते हैं, इसका पहले विचार होता है। मैं स्वयं पाठ्यक्रम निर्माता समिति में हूँ, हिंदी अध्ययन मंडल में एक निमंत्रित सदस्य के रूप में हूँ। अगला पाठ्यक्रम हम बना रहे हैं, इस कोरोना काल के कारण नहीं बन पाया प्रथम वर्ष का, ठीक है, अगले वर्ष बन जाएगा। देखिए, किसी भी मतलब हमारे सामने छात्र कौन से हैं, तो है बीए बीएससी प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष के छात्र, जो प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र में प्रथम वर्ष के कुछ सीख करके आए हैं। इसलिए उन्हें और अधिक अच्छी रीति से, अच्छे प्रकार से उन्हें और अगला पाठ्यक्रम पढ़ाना, ये उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है साहित्य आस्वादन अभिरुचि का परिसंस्कार। मतलब देखिए, साहित्य चाहे वो कथा हो, कहानी हो, उपन्यास हो, महाकाव्य हो, खंड काव्य हो, छोटे काव्य हो, कविता हो, गीत हो, या अन्य कोई भी विधा हो, जिस प्रकार से हम 5 विधाएं इस समय पढ़ रहे हैं, उसका आस्वाद हमें लेने आना चाहिए। पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है, ध्यान रखें। पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य यह है कि आप जिस साहित्य को पढ़ रहे हैं उसके आस्वाद की अभिरुचि आप में आ जाए, उसका परिसंस्कार हो। फिर दूसरा उद्देश्य है जीवन मूल्यों के प्रति आस्था। आप जानते हैं, आज एक हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां मानव को पहचान नहीं रहा है, किसी भी प्रकार से मनुष्य का कल्याण नहीं हो रहा है। मानव दानव बन चुका है, पशु बन चुका है। हर चीज में हम, राजनीति, धर्मनीति, समाज के हर संस्था में कुछ न कुछ गलत बातें छाई हुई हैं। इन सब को अगर हटाना है तो हमें सबसे पहले जीवित रहना पड़ेगा। हमारा सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है जियो और जीने दो, जो भारतीय संस्कृति की आत्मा है। वो हमारे जीवन मूल्य क्या है, और इन जीवन मूल्यों के प्रति आस्था निर्माण करना इस पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य है। उसके उपरांत एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी कहा है कि अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का परिचय। जैसे कि आज हम इस गूगल मीट के माध्यम से आपके सम्मुख खड़े हैं, यह एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। और इंटरनेट से जुड़ जाने के बाद ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो है मोबाइल, इसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। और यही आज के नवीनतम अत्याधुनिक युग की मांग है कि हम इन अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का परिचय कराएं। अध्ययन अध्यापन पद्धति क्या होगी इसमें, मतलब उद्देश्य तो आपकी समझ में आए। साहित्य आस्वादन अभिरुचि का परिसंस्कार, उसके उपरांत जीवन मूल्यों के प्रति आस्था का निर्माण करना, ये दूसरा उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य है कि अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का परिचय। लेकिन ये किस प्रकार करेंगे हम, इसकी अध्ययन अध्यापन पद्धति क्या होगी? तो इसमें लगातार ये कहा जाता है, हम अध्यापकों को अंग्रेजी में एक नाम है लेक्चरर, तो लेक्चर के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। अब देखिए कि जैसे हम किसी कक्षा में बैठ करके आपके सवालों का जवाब दें, या आपसे कुछ सवाल करें, उनका जवाब प्राप्त करें आपसे, ये इस समय इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संभव नहीं है। इसलिए हम इसे क्या करेंगे कि आज जो हमारे 5 मिनट अंतिम बच जाएंगे, उस पर थोड़ा सा प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण कौशल है, मतलब अध्ययन अध्यापन पद्धति में दूसरी बात यहाँ आती है कि लेखन और पठन कौशल की वृद्धि के लिए अभ्यास। अभ्यास मतलब मराठी वाला अभ्यास नहीं है। अभ्यास जो संस्कृत शब्द है, उसका अर्थ होता है प्रैक्टिस। एक ही चीज को बारंबार करना, पुनः पुनः
प्रवृत्तिरेषाम् अभ्यासः, एक ही बात में पुनः पुनः का करने की प्रवृत्ति को अभ्यास कहते हैं। तो मतलब आपका लेखन कौशल बढ़ना चाहिए, आपका पठन कौशल बढ़ना चाहिए। ये दो कौशल आप में बढ़ने चाहिए। यह एक अध्ययन अध्यापन पद्धति का एक महत्वपूर्ण यहाँ भाग है। और तीसरा भाग है दृक श्राव्य साधनों का माध्यम। मतलब जिस प्रकार से रेडियो है, टेलीविज़न है, दूरदर्शन है, आकाशवाणी है, टेप रिकॉर्डर है, ध्वनि मुद्रण यंत्र है, ये सारी चीज़ों का हमें प्रयोग करना है। और आजकल ये मोबाइल में आप रेडियो देख सकते हैं, आप टीवी देख सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, दृक श्राव्य माध्यम से बात कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि दृक श्राव्य साधनों का प्रयोग भी आपके लिए आवश्यक है। अब इस पाठ्यक्रम में देखिए 2 पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक गद्य के विविध आयाम, जिसके संपादक प्रोफेसर जयमोहन MS, जो पुस्तक वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है, उसमें 10 पाठ हैं, जिनमें से 5 पाठ इस सत्र में, मतलब तीसरे सत्र में, और 5 पाठ अगले सत्र में। लगभग ये सारी पांचों पाठ मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश की है। उस पर परीक्षाएं भी हमने ली हैं। पहली विधा आत्मकथा, उसका एक अंश मेरा जीवन प्रेमचंद द्वारा लिखित, ये हमने पढ़ी है। दूसरी विधा रेखा चित्र, नीलकंठ मोर के रूप में हमने पढ़ी है, जो महादेवी वर्मा जी ने लिखा हुआ रेखा चित्र है। उसके उपरांत पद्मा सचदेव जी द्वारा लिखित संस्मरण कमला, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। निबंध, खास करके निबंधों में सांस्कृतिक निबंध नाम का एक प्रकार होता है, वह शिरीष के फूल नाम से आपके पाठ्यक्रम में है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। और पांचवी जो विधा है यात्रा वृत्त, जिसको मराठी में प्रवास वर्णन कहा जाता है, चिड़ों पर चांदनी, निर्मल वर्मा जी ने लिखा हुआ। तो ये आपके पाठ्यक्रम का 50% भाग है। अर्थात अब तक जो हमने पढ़ा, चाहे वो आत्मकथा का अंश हो, चाहे रेखा चित्र हो, चाहे संस्मरण हो, चाहे सांस्कृतिक निबंध हो, या फिर यात्रा वृत्त हो, ये 50% है। मतलब 50 अंकों का जो आपका प्रश्न पत्र होगा, उसमें से 25 की तैयारी हमारी हो चुकी है। अब रहे हैं 50% 25 की। वो किस प्रकार से है उसको भी हमें देखना है। वह है भाषा के बारे में। ध्यान रहे, देयर इज लॉन्ग डिफरेंस बिटवीन लिटरेचर एंड लैंग्वेज। हम साहित्य को भाषा मानते हैं, ये बहुत गलत है। भाषा का एक प्रयोजन, एक भाग साहित्य है, लेकिन भाषा इससे कहीं ज्यादा रूप में भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो भाषा का प्रयोग कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये प्रयोजन मूलक क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। और इसके लिए व्यावहारिक हिंदी डॉक्टर माधव सोनटके जी की पुस्तक है, जो जय भारती प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है इलाहाबाद से। उसमें कुछ बातें आपके पाठ्यक्रम में है, जिसको हम धीरे धीरे इस सत्र में लेने की कोशिश करेंगे। आपको मैंने शायद आपके ग्रुप पर विश्वविद्यालय ने दिया हुआ प्रथम सत्र का कार्यकाल दिया है। मतलब 1 नवंबर से लेकर के शायद 30 मार्च तक का लगभग काल, ये हमारे तृतीय सत्र के लिए आया हुआ है। तो इसमें एक पुस्तक तो लगभग हमने पूर्ण कर ली है, जो साहित्य पर आधारित है, लेकिन भाषा पर आधारित जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें क्या क्या आ जाता है, इसको भी लेकर के हम चर्चा करनी है। प्रयोजन मूलक हिंदी, इसका कोई एक विशिष्ट कोई पुस्तक नहीं है, फिर भी संदर्भ ग्रंथ के रूप में आप व्यावहारिक हिंदी, जो डॉक्टर माधव सोनटके जी द्वारा लिखित है, जय भारती प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित है, उसको लेकर के हम चर्चा कर सकते हैं। इस पुस्तक का आधार हम ले सकते हैं। केवल इसी पुस्तक का नहीं, इस प्रकार के अनेक पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा। आगे चलकर मेरी बात सुनाई दे रही है ना? हेलो अंकिता जी। हाँ सर। बाकी दो छात्र छोड़कर चले गए, पता नहीं क्यों, मुझे लगा आवाज की कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो आए वो ठीक, जो नहीं आए वो और ठीक। तो देखिए, व्यावहारिक हिंदी में जिसको हम व्यवहार की हिंदी कह सकते हैं,
बोलचाल की हिंदी कह सकते हैं, उसके कुछ अन्य रूप भी हो सकते हैं। तो इसमें पहली बात आपको पहला अंश पढ़ाया जाएगा, पहला शीर्षक है उसके अंतर्गत प्रयोजन मूलक भाषा। प्रयोजन मूलक भाषा के अंतर्गत और एक महत्वपूर्ण बात उसमें आ जाती है कि भाषा का स्वरूप और महत्व क्या है। मैं बहुत बार ऐसे छात्रों से कहता हूं कि कुछ दिन आप एक दिन 24 घंटे बिना भाषा के गुजार के दिखाइए, मतलब बिना बोले कुछ भाषा का न लिखित रूप में प्रयोग करना है और न ही बोलचाल के रूप में प्रयोग करना है। तब हमें पता चल जाएगा कि भाषा का महत्व क्या है। तो इसमें भाषा का स्वरूप और भाषा का महत्व, इस पर हमें बहुत डिटेल में जाकर के बहुत गहराई से अध्ययन करना है। फिर उसके उपरांत भाषा की परिभाषा, ध्यान रहे परिभाषा को अंग्रेजी में डेफिनेशन कहा जाता है। जिस प्रकार से हम किसी एक आप बीएससी के छात्र हैं, किसी एक अवधारणा की, किसी एक कॉन्सेप्ट की कोई एक डेफिनेशन निश्चित कर देते हैं, उसी प्रकार से भाषा की डेफिनेशन क्या है, इस पर हमें चर्चा करनी है। भाषा की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, किस प्रकार से भाषा को अन्य चीज़ों से अलग किया जा सकता है, या यूं कहें कि अन्य मानवीय अन्य अवधारणाओं से भाषा के कौन से भेदक लक्षण हैं, भाषा में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स कौन से हैं उसके, उसको लेकर के चर्चा करनी है। और महत्वपूर्ण बात उसमें अगली है, वह है भाषिक प्रकार्य क्या है, भाषा से कौन कौन से फंक्शन किए जा सकते हैं, भाषा से कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं, इसको लेकर के भी हमें चर्चा करनी है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज वैश्वीकरण का दौर है, इसलिए जो पहला शीर्षक है उसके अंतर्गत तीसरा उपशीर्षक है हमारा, वह है वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा का महत्व। जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है या हो चुका है बहुत मायने में, तो ये जो वैश्वीकरण, जागतिकीकरण, जो कुछ कहा जाए इसे, इस वैश्वीकरण के दौर में हिंदी भाषा का महत्व कितना बढ़ गया है। वैसे मैं बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेता हूँ, तो उससे ये सिद्ध हो जाता है कि आज हिंदी भाषा न केवल भारतवर्ष, न केवल उत्तर भारत, अपितु हमारे पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, चीन है, जापान है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, कंपूचिया है, मंगोलिया है, हाँ? ये इन एशियाई देशों के साथ साथ रूस, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, उसके उपरांत इटली, थाईलैंड, ये जो सारे देश हैं, हॉलैंड है जिसको नीदरलैंड कहा जाता है, या अमेरिका के जो छोटे मोटे देश हैं, या वेस्ट इंडीज के द्वीप हैं, या अफ्रीका के छोटे मोटे देश हैं, इन सब में हिंदी कैसे फैली हुई है। और आज ध्यान रहे कि जैसे हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो उसके साथ साथ दो अन्य शब्द आते हैं, वो आते हैं निजीकरण और बाजारीकरण। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है लोक संख्या के कारण, तो उसमें अगर कोई विदेशी कंपनी यहाँ आकर के अपना रोप जाना चाहती है तो उसे हिंदी का सहारा लिए बिना वो चल नहीं सकते। इसलिए भारत के जो उपभोक्ता वर्ग का एक मैंडेट है, एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, उस पर कब्जा करने के लिए आए दिन अन्य विदेशी कंपनियां भी हिंदी का सहारा लेने लगी हैं। तो ये हिंदी का महत्व कैसा है वैश्वीकरण के रूप में, निजीकरण के रूप में और बाजारीकरण के रूप में, इसको हमें डिटेल में समझना है। और ध्यान रहे कि हिंदी आज केवल भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली भाषा नहीं रही, अपितु दुनिया के जितने भी देश हैं उन सभी देशों में हिंदी पढ़ाई जाती है। इसके कुछ क्लिप्स मैं आपको बाद में आपके व्हाट्सएप पर शेयर करूंगा, उसकी लिंक्स, तो आपको पता चल जाएगा कि भारत की ये जो राष्ट्रभाषा है वो विश्व भाषा बन चुकी है। और मैंने बहुत बार कहा है, शायद इसकी पहली तासिका भी मैं कहा था, कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। भले ही अभी भी ज्ञान के रूप में या आविष्कारों के रूप में अंग्रेज़ी भाषा छाई हुई है, अन्य भाषाएं छाई हुई हैं, लेकिन बोलचाल के रूप में हिंदी भाषा आज भी दुनिया की प्रथम क्रमांक की भाषा है। हिंदी की जितनी भी बोलियां हैं, जैसे भारत में जो बोलियां हैं, ब्रजभाषा है, कन्नौजी है,
खड़ी बोली है, मैथिली है, मगधी है, छत्तीसगढ़ी है, राजस्थानी है, मालवी है, मेवाती है, मारवाड़ी है, पहाड़ी है। ये सारे जो भारतीय हिंदी भाषा के अलग अलग रूप हैं या अलग अलग बोलियां हैं, उसी प्रकार विश्व में अनेक जगह पर हिंदी की अपनी बोलियां बन चुकी हैं। आप जानते हैं कि रूस का पतन होने के उपरांत, रूस का जब पतन हो गया, रशिया का पतन हो गया, तो बहुत सारे इस्लामी राष्ट्र निर्माण हुए, जैसे तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिजिस्तान। इसमें भी जो बोली बोली जाती है वो हिंदी है, जिसको ताजुज़बे की बोली कहा जाता है। इतना ही नहीं, अनेक देशों में यहाँ से जो बाहर गए भारतीय लोग, जैसे मॉरिशस गए, फिजी गए, गयाना गए, फ्रेंच गयाना गए, वेस्ट इंडीज़ गए, तो इन सभी लोगों ने अपने साथ जो भारतीय भाषा हिंदी ले गए हैं, भोजपुरी हमारी बोली ले गए हैं, वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे देश हैं, रोमानिया जैसा देश, रोमानिया में जो हिंदी बोली जाती है उसको रूमी हिंदी कहा जाता है। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, वैश्विक स्तर पर भी हिंदी का बहुत बड़ा योगदान हमें मिलता है। उसके उपरांत हम देखते हैं कि भाषा शिक्षण बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि दुनिया में अन्य किसी भी प्राणी को भाषा सिखानी नहीं पड़ती, वो उसकी प्राकृतिक भाषा होती है, लेकिन मनुष्य को भाषा सीखनी पड़ती है। तो भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है, भाषा किस प्रकार अर्जित की जाती है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। मतलब किसी एक व्यक्ति को समझिए 10 भाषाएं आती हो, उसके बेटे को 10 के 10 भाषाएं अपने आप आती होंगी, ऐसा नहीं है, उसके बेटे को भी वो भाषाएं सीखनी पड़ेंगी। तो उस प्रकार से देखते हैं कि भाषा शिक्षण का स्वरूप और उसकी प्रक्रिया क्या है। और कुछ भाषाई कौशल भी हमें पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। जैसे कि भाषा का पहला कौशल आता है सुनना। मतलब देखिए कि जो व्यक्ति, वक्ता हमारे सामने कुछ कह रहा है, जैसे मैं इस समय आपके सम्मुख कुछ बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो इस कौशल को पहले ज़्यादा महत्व देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, कोई भी भाषा हो, उस भाषा के विशेषज्ञ द्वारा बोली गई भाषा का उच्चारण जब हम सुनते हैं, और उच्चारण अनेक बार सुनने के उपरांत ही हम उसका उच्चारण बोल सकते हैं। इसलिए पहला कौशल है सुनना। ध्यान रखिए, जो लोग ज़्यादा सुनते हैं वो ज़्यादा विद्वान होते हैं। जैसे कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बहुश्रुत थे, बहुत सुना था उन्होंने, बहुत सुना था, इसलिए बहुत कह सकते थे। अगर आपको बोलना है तो पहले सुनना पड़ेगा। अगर आप सुनते नहीं हैं तो आपको बोलना नहीं आएगा। इसलिए पहले श्रोता होना जरूरी है। सुनना, वो भी कैसे सुनना है? मन लगाकर, ध्यान देकर। केवल मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आपके जितने भी अध्यापक हैं, चाहे वो बॉटनी के अध्यापक हों, केमिस्ट्री के हों, जूलॉजी के हों, गणित के हों, फिजिक्स के हों, माइक्रोबायोलॉजी के हों, कंप्यूटर साइंस के हों, उन सब का मतलब वो आपसे कुछ ज़्यादा सीखे हुए हैं, तो आपको कुछ ज़्यादा दे सकते हैं। इसलिए आपको पहले ये करना चाहिए कि वे जो कह रहे हैं उसको ठीक ढंग से सुने, और जैसे सुनते हैं वैसे बोलने लग जाएं। मतलब समझिए कि अगर बॉटनी में एनोनेशी फैमिली, जो सीताफल की फैमिली है, उसका आपके सर ने या मैडम ने, लिंगे मैडम ने या शिंदे सर ने कुछ पढ़ाया आपको, तो वो आप सुने, लिखें जैसा वैसा, और उसको वैसा बोलें, तो आपको पता चल जाएगा कि उनके जैसा हमारा उच्चारण आ रहा है अथवा नहीं। जैसे मैं इस समय बोल रहा हूँ तो मेरी हिंदी थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, तो आप भी अपनी हिंदी अगर ठीक करना चाहते तो मेरे जैसे उच्चारण करना सीखें। और ये उच्चारण करना सीखना, ये दूसरा जो भाषण या संभाषण या बोलचाल, एक ही कौशल है जिसको संभाषण भी कहा जा सकता है, भाषण भी कहा जा सकता है, बोलचाल भी कहा जा सकता है। आप अपने मित्रों के साथ हिंदी में बोलना शुरू करें। बहुत बार ऐसा ये होता है कि हम हिंदी में लिखते तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें बोलना नहीं आता। अंग्रेजी की भी वही बात है, अंग्रेजी का डर जो मन में है हमारे, हम अंग्रेजी लिख तो लेते हैं, अंग्रेजी का अर्थ भी समझ लेते हैं, लेकिन अंग्रेजी बोल नहीं पाते। उसी प्रकार दुनिया की कोई भी भाषा हो, उसको अच्छी तरह से पहले सुने और फिर बोलने का प्रयास करें। ये संभाषण कौशल में आता है। ये दो कौशल जो हैं हमारे, सुनने और बोलने से संबंधित हैं, भाषा से संबंधित हैं। भाषा जो एब्स्ट्रैक्ट है उसके संबंध में है,
लेकिन भाषा का एक दूसरा रूप भी होता है, लिखित रूप। तो लिखित रूप को पहले आपको पढ़ने आना चाहिए। तो तीसरा कौशल आ जाता है पठन कौशल्य, जिसको मराठी में वाचन कहते हैं, अंग्रेजी में रीडिंग कहते हैं। तो ये भी आना बहुत ज़रूरी है। हम पढ़ें, पढ़ाएं, और पढ़ते समय भी ध्यान रहे हम अपने उच्चारणों को सुने। बार बार मैं कह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि अध्यापकों के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिस प्रकार वे उच्चारण करते हैं, वैसा आपको बोलने आना चाहिए। इसलिए उन्होंने जो लिखवाया है वो पढ़ते समय जोर से पढ़ें, ताकि हमें खुद को सुनाई दें। देखिए, वाचन दो प्रकार का होता है। एक होता है सघोष वाचन, मतलब उच्चारण करके वाचन, और केवल आंखों से वाचन। तो केवल आंखों से वाचन में करते समय आप जोर से पढ़िए, और जोर से पढ़ते समय आपके कान पर आएगा तो मधुर लगेगा या नहीं मधुर लगेगा, ऐसा करके आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। और सुनने वाला कोई दूसरा व्यक्ति हो, कोई गलती आपसे हो जाए, तो वो भी बता सकता है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो गलत है, उसको सुधारिए। तो ये पठन कौशल आ जाता है। और पठन कौशल के बाद का महत्वपूर्ण कौशल है, जिस पर आपकी परीक्षा आधारित है, वह है लेखन। आप जो पाठ पढ़ेंगे, उस पाठ पर जो प्रश्न आएंगे, उस प्रश्न का उत्तर आप जिस प्रकार से बोलते हुए दे सकते हैं, उसी प्रकार आप लिखकर भी दे सकते हैं। तो लिखकर जो आप उत्तर दे रहे हैं वो लेखन कौशल में आता है। मतलब अगर आपको भाषा सीखनी है, भाषा अर्जित करनी है, एक नहीं दूसरी भाषा भी सीखनी है, दूसरी भाषा अर्जित करनी है, दूसरी भाषा में भी आपको धारा प्रवाह बोलना है, कहीं जाकर भाषण करने हैं, सभा सम्मेलनों में अपनी धाक जमानी है, तो आपको ये चार कौशल आना बहुत ज़रूरी है। पहले ठीक ढंग से सुने, बोलने का प्रयास करें, पढ़ने का प्रयास करें और लिखने का प्रयास करें। ध्यान रहे ये चारों कौशल मरते दम तक हमारे पास आते हैं। मतलब देखिए, मैं हिंदी में एमए हो गया, मैं हिंदी में पीएचडी हो गया, मतलब मेरी पढ़ने की प्रक्रिया समाप्त हुई है क्या? नहीं, अभी तो मुझे और ज़्यादा पढ़ने की ललक हो रही है। तो ये अधिक पढ़ना, अधिक सुनना, विद्वानों के व्याख्यान सुनना, रेडियो टेलीविज़न पर आने वाले व्याख्यानों को सुनना, किताबें पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना, पुस्तकें पढ़ना, और उस पर कुछ अपना मत लिखते हुए प्रकट करना, ये बहुत ज़रूरी है। उसके उपरांत हम देखते हैं कि केवल पढ़ने पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। भाषा का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है व्यवसाय। और ध्यान रखिए कि आर्ट में, या जिसको हम मानव विद्या शाखा कहते हैं, उसमें एक विषय है इकोनॉमिक्स, या जिसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा विषय है साहित्य के बाद जिस पर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये व्यवसाय जो चीज़ है, व्यापार जो चीज़ है, जिसको वित्त, वाणिज्य और व्यापार कहते हैं हम, उसकी भी अपनी एक हिंदी है। आप देखते हैं कि उसमें तीसरा जो शीर्षक हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें व्यावसायिक हिंदी में आपको क्या समझना है? पहले वाणिज्य और व्यापार क्या है समझना है, उसका तात्पर्य क्या है, उसका स्वरूप क्या है। ध्यान रहे, अनेक बार ये कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन जितना मेरा अध्ययन है, जितने मैंने ग्रंथों का अध्ययन किया है, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि भारत एक कृषि प्रधान देश नहीं है, अपितु वाणिज्य प्रधान देश है, बाजार प्रधान देश है। और उसके उपरांत हम देखते हैं कि देखना है हमें दूसरा उपशीर्षक के अंतर्गत वाणिज्य व्यापार के साधन कौन कौन से हैं, उन साधनों की ओर भी ध्यान देना है। आज ध्यान रखिए, आप रविवार की बाजार में जाकर के गेहूं या चावल या कुछ और खरीद सकते हैं, ये आपका सीधा सीधा आना जाना हो गया है। लेकिन आज हम देखते हैं कि वाणिज्य व्यापार आप पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, या फिर जो ऑनलाइन बाज़ार हो रहा है, जैसे आज दिवाली के इसमें बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर आपको बाज़ार प्राप्त हो रहा है, जैसे अमेज़ॉन है या कोई और है। तो इस प्रकार के माध्यम से भी आज वाणिज्य व्यापार के साधन भी बहुत बदल चुके हैं, उसका भी अध्ययन हमें करना पड़ेगा। और ध्यान रखिए, वित्त, वाणिज्य और व्यापार का कार्य करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग होता है उसको हम व्यावसायिक भाषा कहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं कह दूं कि हिंदी का सबसे पहला वाक्य ये बाजार में है। 8वीं शताब्दी में
8वीं शताब्दी में पहली बार बाजार में तेरे मेरे इस प्रकार का प्रयोग किया गया था, जो हिंदी का पहला प्रयोग था। उसके पहले प्राकृत या संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था। मतलब हिंदी भाषा मूलतः एक बाजार की भाषा है, अर्थात वाणिज्य की भाषा है, वित्त की भाषा है, व्यवसाय की भाषा है। और वाणिज्य व्यापार में कौन कौन से भाषिक प्रकार हो सकते हैं, इस पर भी हमें चर्चा करनी है। और उसके उपरांत हमें चौथे उपशीर्षक के अंतर्गत पढ़ना है, वह है कि वाणिज्य व्यवसाय की भाषा की संरचनात्मक विशेषताएं क्या होती हैं। ध्यान रहे, भाषा के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। एक ही भाषा, मतलब समझिए मैं इस समय बोल रहा हूँ, तो एक अध्यापक की दृष्टि से महाविद्यालयीन छात्रों के सामने जिन शब्दों का मैं प्रयोग करूं वो शब्द अलग होंगे। लेकिन मैं अगर बाजार में जाऊंगा और मैं कुछ कहूँ, हिंदी में ही कहूँ, बोल रहा हूँ, तो वहां किन शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब उसके वित्त और वाणिज्य या व्यावसायिक हिंदी की अपनी शब्दावली कौन सी होगी, उसकी शब्दावली के स्रोत कौन से होंगे, उसकी संरचना कैसे की जाएगी, उसके वाक्य कैसे बनाए जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको महत्वपूर्ण बात आपके सम्मुख है। उसके उपरांत व्यावसायिक पत्र लेखन। कभी कभी क्या होता है कि हम एक जगह पर बैठे हैं, आपको बहुत दिल्ली से या अ, आगरे से या मुंबई से या पुणे से कुछ पुस्तकें मंगवानी है, ये उसका व्यावसायिक कार्य है। और इस व्यावसायिक प्रकार्य को पत्र लेखन के माध्यम से, समझिए मुझे वाणी प्रकाशन से मेरी छपी हुई एक पुस्तक की 100 प्रतियां मंगवानी है, तो उसका पत्र कैसे लिखना पड़ेगा मुझे, इस पर भी हमें चर्चा करनी है। उसके उपरांत ध्यान रखिए कि वित्त, वाणिज्य और व्यवसाय की भाषा के साथ साथ हमें एक अन्य महत्वपूर्ण बात लिखनी है, वो है कि आप में थोड़ी सी आलोचनात्मक दृष्टि निर्माण हो, इसलिए आपको एक निबंध लेखन नाम का भाग रखा है। जैसे हमने इस वर्ष एक निबंध प्रतियोगिता रखी थी, उसका शीर्षक था राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी का योगदान। दुर्दैव से हमारे महाविद्यालय के केवल एक ही छात्र ने उसमें हिस्सा लिया, वो भी बीएससी का था। हर्ज नहीं है कोई, लेकिन ये निबंध लेखन हमें सीखना चाहिए। तो निबंध का तात्पर्य क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में ऐसे कहा जाता है, वो ऐसे होते क्या हैं। आप बचपन से लिखते आए हैं, और मेरे ख्याल से सभी छात्रों ने, मेरे सहित, मैं अभी भी छात्र ही हूँ, मेरे सहित सभी छात्रों ने पहला निबंध लिखा होगा, वो है कि मेरी माँ, अपनी माता पर, अपने पिता पर, अपने घर पर, अपने भाई पर, अपने शहर पर, हाँ? अपने अध्यापक पर निबंध कुछ ना कुछ लिखा होगा। या कुछ ऐसे भी निबंध लिखे होंगे कि मैं प्रधानमंत्री हो जाऊं तो क्या करूंगा, हाँ? मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा तो क्या करूंगा। इस प्रकार से कल्पना विस्तार भी हम कर सकते हैं निबंध के माध्यम से। तो इसमें जो निबंध आपके पाठ्यक्रम में दिए हैं, वो 4 प्रकार के निबंध आपको लिखने आने चाहिए। पहला है साहित्यिक निबंध। ध्यान रहे, एक निबंध हमने साहित्यिक पढ़ा था, जिसको संस्कृत निबंध में भी कहा था हमने, शिरीष के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इस प्रकार से उन्होंने एक वृक्ष को लेकर के चर्चा की है। अब आप तो बॉटनी के छात्र हैं, तो आप किसी अन्य वृक्ष को लेकर के चर्चा कीजिए, उस पर निबंध लिखिए। दूसरा निबंध का प्रकार है सामाजिक निबंध। आज भी हम समाज में बहुत सारी गलत रूढ़ियाँ, परंपराएं देखते हैं। आज भी बाल विवाह होते हैं, आज भी महिलाओं को संत्रस्तता भुगतनी पड़ती है, आज भी निम्न जाति के लोगों को ऊपर उठने नहीं दिया जाता, आज भी महापुरुषों के पुतले तोड़े जाते हैं, आज भी गलत सलत व्यवहार होते हैं, आज भी कुछ जातियों को मंदिर प्रवेश नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो सामाजिक अध्ययन है, स्त्रियों का स्थान इसमें क्या है, किन्नरों का स्थान इसमें क्या है, इस प्रकार किसी एक सामाजिक विषय को लेकर के भी आप निबंध लिख सकते हैं। उसके उपरांत समसामयिक समस्या प्रधान निबंध, जैसे आज की बहुत बड़ी समस्या पर्यावरण की समस्या है, कोरोना की समस्या है, अलग अलग विषाणुओं कीटाणुओं की समस्या है। तो इन सारी समस्याओं से हमें उस पर लिख सकते हैं। एक मैंने एक बचपन में एक निबंध पढ़ा था, वह था रेडियो एक्टिव प्रदूषण। मतलब प्रदूषण केवल हवा का ही नहीं है, केवल पानी का प्रदूषण नहीं है, केवल ज़मीन का प्रदूषण नहीं है, केवल आवाज़ का प्रदूषण नहीं है, अपितु एक खतरनाक प्रदूषण है, वो रेडियो धर्मी प्रदूषण है। तो उस पर भी आप समस्या
उस समस्या पर भी आप चर्चा कर सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है, अगला अगला जो निबंध का प्रकार है वो वैज्ञानिक निबंध। आप सब बीएससी के छात्र हैं, विज्ञान के छात्र हैं, और विज्ञान के छात्र में वैज्ञानिक निबंध लिखते समय आपको क्या लिखना पड़ेगा? आज देखिए कि विज्ञान ने इतनी तरक्की की है, इतनी तरक्की की है, लेकिन आप एक विषाणु को हरा नहीं पा रहे हैं। एक वायरस आप सभी को हरा रहा है। तो इसके लिए क्या वैज्ञानिक नए खोज होनी चाहिए, कौन से नए आविष्कार होने चाहिए? आज हर चीज़ में विज्ञान ने इतनी प्रगति की है, फिर भी बहुत सारे ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जिनको लेकर के खोज करनी है। और आप सभी आगे चल करके एमएससी करेंगे, पीएचडी करेंगे, तो इसमें से किसी एक समस्या को लेकर के समाधान आप अपने विज्ञान की इसमें कर सकते हैं। तो ये जो आपका पूरा पाठ्यक्रम मैंने आपके सम्मुख तीसरी बार रखा शायद, क्योंकि बीच में परीक्षा के दिनों के कारण एक बहुत बड़ा गैप, एक बहुत बड़ा अंतराल निर्माण हो चुका था, और इस अंतराल को पाटने की कोशिश आज मैंने की है। हमारा समय वैसे 10 बज रहे हैं, 9:20 से हमारा समय था। 2 मिनट हमारे सामने हैं, पास हैं। कल हम क्या करेंगे, आप कुछ ये जो मैंने पाठ्यक्रम दिया हुआ है, इसकी पीपीटी भी आपको मैंने शेयर की थी। इस पाठ्यक्रम को 2, 3, 4 बार अच्छी तरह से पढ़ें, और पढ़ने के उपरांत अगर आपकी कोई शंका हो, मतलब अब तक पढ़ाए गए 5 साहित्यिक गद्य विधाओं, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध, यात्रावृत्त, इनमें से किसी पर भी कुछ बात पूछनी है, कोई कठिन बात आई हो, उस पर चर्चा कर सकते हैं, या प्रयोजनमूलक हिंदी की किसी अब तक जो पाठ्यक्रम मैंने बताया उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो कल बराबर 9:20 पर हम फिर से उपस्थित रहेंगे, और जो छात्र आज शामिल नहीं हो पाए हैं उनको भी कल जल्द से जल्द शामिल करवाना ज़रूरी है। आज हम यहीं रुक जाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।